जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीए पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और साथियों, इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। प्रथम बार पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। कब? 1970 में पहली बार। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन के उस आह्वान के बाद हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 20 मिलियन लोग गिरावट के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। पृथ्वी दिवस 2022 की जो थीम है वो है साथियों, हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, तो 2022 की थीम ये है। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, उसकी जो थीम है वह है हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? बाजरा से, मक्का से, गन्ना से या फिर मूंगफली से? तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो साथियों, जो टिक्का रोग है वो मूंगफली से संबंधित है। किससे? मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित है। सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के कारण होता है। इस रोग में पत्ती की सतह पर कई गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न है, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? एक नौकरी एक परिवार, यह योजना किस राज्य की है? सिक्किम में, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर बिहार? तो कौन से राज्य की यह योजना है? तो साथियों, सिक्किम राज्य की यह योजना है। ठीक है, कौन से राज्य की? सिक्किम राज्य की। 12 जनवरी 2019 को सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब माने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत राज्य में सरकारी नौकरी नहीं करने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग हैं, जिन्हें 27 मई 2019 से राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक, ताशकंद, दुशांबे, अस्ताना। तो ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है बताना है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है दुशांबे। ठीक है, ताजिकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशांबे है। कुछ अन्य देशों की राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं, जैसे कि देश, राजधानी और मुद्रा है। ताजिकिस्तान की दुशांबे है, वहाँ की जो मुद्रा है सोमोनी है। किर्गिस्तान की है बिश्केक और सोम वहाँ की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और सुम वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, उसी तरीके से अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और अफ़गानी वहाँ की मुद्रा है। अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया राजधानी है, दिनार मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद है और दिनार वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ये कुछ राजधानी और उनकी मुद्राएं थी। ठीक है, कुछ देश की। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? बाघ का, गैंडा का, कश्मीरी हिरण का, तेंदुआ का? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो साथियों, कश्मीरी हिरण का। ठीक है, किसका? कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया जा रहा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। यह जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यह उद्यान 141 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस उद्यान में कश्मीरी हिरण तथा हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जा रहा है। इस उद्यान को हंगुल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो 1981 में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिडबी। सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सिडबी का पूरा नाम? तो साथियों, सिडबी का जो पूरा नाम होगा वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होगा। ठीक है,
ये सिडबी का पूर्ण रूप होता है। देखिए, सिडबी का जो पूर्ण रूप होता है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक माने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। यह बैंक भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम लोगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य हेतु 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी के एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। इस बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन श्री शिव सुब्रमण्यन रमण हैं। श्री शिव सुब्रमण्यन रमण जी हैं सिडबी के चेयरमैन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? पौधों में कौन सा हार्मोन जो है वो वृद्धि हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो साथियों, जो हार्मोन नहीं है पौधों में वृद्धि हार्मोन वो है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। पौधों की वृद्धि तथा विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए वृद्धि वर्धक ग्रोथ प्रोमोटर तथा वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर दोनों हार्मोन्स आवश्यक हैं। ठीक है, इनहिबिटर्स दोनों हार्मोन्स आवश्यक हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि वृद्धि वर्धक हार्मोन का कार्य करते हैं, जबकि एक्सेस अम्ल तथा एथिलीन वृद्धि अवरोधक का कार्य करते हैं। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन बीजों एवं कलियों को सुसुप्तावस्था में बनाए रखने में सहायक होता है, अर्थात पौधों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। यह अम्ल पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में विगलन परत का निर्माण करके विगलन में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक से है, वित्त विधेयक से है, अनुदान विधेयक से है या विनियोग विधेयक से है? अनुच्छेद 117 का संबंध, तो साथियों अनुच्छेद 117 का जो संबंध है वो वित्त विधेयक से है। ठीक है, किससे है? वित्त विधेयक से है। ऐसा विधेयक जो आय अथवा व्यय से संबंधित होता है वह वित्त विधेयक कहलाता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा संशोधित करने का अधिकार संसद के उच्च सदन राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, तो राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है, उसे स्वीकार करे या न स्वीकार करे या संशोधन उसमें करे या न करे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाहवा शेवा बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। तो नाहवा शेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है यह बंदरगाह। नाहवा शेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप में जाना जाता है, किस नाम से? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो कोंकण क्षेत्र यानी नई मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर दक्षिणी अफ्रीका? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। यहीं पे सिलवास घास का मैदान पाया जाता है। सिलवास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखा के समीप स्थित है। ब्राजील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घास के मैदान को प्रेरीज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घास के मैदान को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 562 ईसा पूर्व में, 440 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। तो वर्धमान महावीर का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था,
उग्रश्रवा ने किया था, जनक ने किया था या वशिष्ठ ने किया था गायत्री मंत्र की रचना? तो साथियों विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1997 ईस्वी में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1950 ईस्वी में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, वह समय था 1950 ईस्वी का। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था। इसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी बैठक के दौरान ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के नाम की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? मुलायम सिंह है, सोनिया गांधी है, आर.के. सिंह है, नवीन चावला हैं। तो कौन है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है नवीन चावला। ठीक है, नवीन चावला ने लिखा है। ठीक है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस 2019 पुस्तक के लेखक नवीन चावला हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन हैं? राजस्थान तथा महाराष्ट्र, राजस्थान तथा कर्नाटक, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र और राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। तो पहले 2 राज्य कौन थे जिन्होंने पंचायती राज लागू की थी? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले 2 राज्य थे जिन्होंने पंचायती राज लागू की थी। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला था। ठीक है, तो राजस्थान का नागौर जिला था। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1790 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और 5 फरवरी 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए विवश किया। उसके बाद 18 मार्च 1792 ईस्वी को टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ा तथा युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भी देना पड़ा। ठीक है, तो ये थी राजनीति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बिहार के किसान नेता थे? शंकर गुहा नियोगी, कार्यानंद शर्मा, जय नारायण व्यास, नरोत्तम लाल जोशी। बिहार के किसान नेता कौन थे? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है कार्यानंद शर्मा जी हैं बिहार के किसान नेता। ठीक है, कार्यानंद शर्मा का जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, कार्यानंद शर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? B.R. अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में
ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति प्रथा विरोधी, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। इन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। महाराष्ट्र में निम्न वर्ग में समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है, इसलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम की माँ थी। कौन थी हमीदा बानो बेगम? हमीदा बानो बेगम इनमें से किसी एक की माँ थी। तो किसकी माँ थी? सम्राट बाबर की, सम्राट अकबर की, सम्राट हुमायूं या फिर सम्राट जहांगीर। तो हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो सम्राट अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ और वर्ष 1556 में पंजाब के कन्नौर में अकबर का राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग का तरंग धैर्य होता है, सबसे कम होता है, सामान्य होता है, सबसे अधिक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो क्या होता है बैगनी रंग का तरंग धैर्य? तो साथियों सबसे कम होता है बैगनी रंग का तरंग धैर्य। विबग्योर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। विबग्योर जो है, विबग्योर याद रखिएगा। तो बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक और रेड माने लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए बैगनी रंग का तो तरंग धैर्य है सबसे कम होता है। इसकी तरंग धैर्य लगभग 380 से 420 नैनोमीटर के बीच होती है। इस रंग के कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तरंग धैर्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। अभी हमने आपको बताया ना विबग्योर, वहाँ से याद रखिएगा कौन से रंग का कितना तरंग धैर्य होता है क्रम वाइज। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 40 हर्ट्ज से कम, 40 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम के बीच, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच। अवस्रव्य तरंगे, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य 3 तरंगे, इनका मान होता है कौन किसके बीच होता है। तो अवश्रव्य तरंगों का जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगे होती हैं। देखिए अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम की तरंगे हैं तो अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उसकी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है तो वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है उसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं और उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, याद रखिएगा। तो तीनों तरंगे पता हो गई। अवश्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं, और श्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं, और अवश्रव्य तरंगे पराश्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, वो होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, कलसुगई, अनाईमुडी, जिंदापाड़ा। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? तो साथियों जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुडी, ठीक है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत तथा पश्चिमी घाट सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुडी के निकट ही पालनी और इलायची कार्डमम पहाड़ियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ वीर महोत्सोबा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो श्रीनाथ वीर महोत्सोबा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का यह उत्सव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शेक माने नाटो का 32वां सदस्य बना है? फिनलैंड,
स्वीडन, भारत या फिर पेरू। तो कौन सा देश है जो नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो साथियों वो है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है। स्वीडन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन माने नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है? पटना, अररिया, अरवल, औरंगाबाद। तो भारत का पहला जो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना में खोला गया है। पटना राजधानी है बिहार की। तो भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना जिले में खोला गया है। ठीक है, तो पटना में खोला गया है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो साथियों आप 25 में कितना कर पाए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक तो शेयर जरूर करिएगा साथियों। इससे क्या होगा, वो भी अपनी तैयारी कर पाएंगे और आप भी अपनी तैयारी को अंदाज कर ही लिए कितना कर पाए हैं। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।